हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर मैं नरेंद्र सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यदि आप कक्षा 10, 11 या 12 के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब ये टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तब आप सही चैनल और सही वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए बताएंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये टॉपिक काफी बड़ा है और एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी पर। और इस वीडियो के बाद अलग से मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे आधुनिक यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो इस वीडियो के बाद अगली वीडियो को आप जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस वीडियो में हम लोग केवल मेंडलीफ की आवर्त सारणी तक ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं एक नज़र संक्षिप्त रूप से इसके इतिहास पर। तो जो रसायन शास्त्री थे उनकी जिज्ञासा थी प्रारंभ से ही तत्वों को वर्गीकृत करने की। तो इस क्रम में कई वैज्ञानिक थे जैसे डॉबे राइनर, लोथर मेयर, न्यूलैंड, जिन्होंने भरसक प्रयास किया तत्वों को वर्गीकृत करने का। तो इस क्रम में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डॉबे राइनर। उन्होंने एक त्रिक बनाया जिसे हम कहते हैं डॉबे राइनर त्रिक। ये त्रिक या ट्रायड्स था। इसमें उन्होंने देखा था कि जो तत्व होते हैं उनको यदि हम तीन तीन तत्व लेकर के क्रम बनाएं तो उनमें जो मध्यवर्ती तत्व होता है वो पहले और तीसरे के जो मध्य में होता है उसका परमाणु भार शेष दोनों के लगभग औसत के बराबर होता है। ठीक बराबर नहीं, लगभग बराबर। जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक त्रिक हो गया। ये तीन तत्वों से बनता है। ये तीन तत्व हैं। इसमें पहला है लिथियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम। तो जो सोडियम का परमाणु भार होगा वो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों के औसत के बराबर होगा लगभग। ऐसा ही ये त्रिक दूसरा है जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लिए गए हैं। इसी प्रकार ये तीसरा है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन लिए गए हैं। तो इन्हें हम कहते हैं त्रिक। और इन त्रिक में जो मध्यवर्ती तत्व होता है बीच वाला, उसका परमाणु भार शेष दोनों यानी पहले और तीसरे के औसत के लगभग बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, यहाँ मैंने लिया है ये स्ट्रोंशियम यानी दूसरे वाले को। दूसरे त्रिक में जो ये हमारा है ये स्ट्रोंशियम, ये मध्यवर्ती है। इसका जो परमाणु भार आएगा वो शेष दोनों के बराबर आएगा। शेष दोनों मतलब कैल्शियम के और इस बेरियम के परमाणु भारों का जो औसत आएगा वो स्ट्रोंशियम का परमाणु भार आएगा। तो देखिए सूत्र वही है औसत का, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर दो पद हैं। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 और जो बेरियम है उसका परमाणु भार होता है 137.28। इन दोनों को योग करके हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है ये 88.64। ये आता है स्ट्रोंशियम का परमाणु भार लगभग। जबकि यथार्थ यानी वास्तविक जो परमाणु भार होता है वो होता है 87.62। जो हमने ज्ञात किया है डॉबे राइनर के त्रिक से वो थोड़ा सा ज्यादा आया है, लेकिन लगभग बराबर है। जैसा कि वो खुद कह रहे थे लगभग समान होता है। तो ये जो त्रिक बनाया था ये पूरी तरह सफल नहीं हो सका क्योंकि डॉबे राइनर केवल 3 त्रिक ही बना पाए थे और 3 त्रिकों में केवल 9 तत्व होते हैं, जबकि उस समय लगभग 56 तत्व ज्ञात थे। तो वे सभी तत्वों के लिए इस प्रकार के त्रिक नहीं बना पाए, इसलिए उनका जो सिद्धांत था ये सफल नहीं हो सका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर ने भी वक्र के द्वारा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने जो तत्व थे उनके आयतन और परमाणु भार के बीच में ग्राफ खींचा था और इसी ग्राफ के आधार पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को संबद्ध करते हुए एक सारणी का निर्माण किया था। ये वक्र भी पूर्णतः सफल नहीं रहा। इसके पश्चात एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड।
सबसे पहले न्यूलैंड ने सबसे सफलतम, उस समय तक, सफल तो नहीं कहेंगे लेकिन उस समय तक जितने भी नियम दिए गए थे उनमें न्यूलैंड का जो नियम था वो काफी हद तक सटीक सैद्धांतिक था। उन्होंने कहा था कि यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, परमाणु भार बढ़ता हुआ उसके क्रम में रखें, एडजस्ट करें, तो जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के लगभग समान गुणों वाला होता है। जैसे हमने रख दिया है ये तत्वों को, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लास्ट में सोडियम, तो इसका परमाणु भार 1 होता है इसका, तो इस तरीके से लास्ट में इसका होता है 23। तो ये परमाणु भार सबका बढ़ता हुआ है। तो बढ़ते क्रम में रखने पर उन्होंने पाया कि हम कहीं से भी शुरू कर दें, जो तत्व 8वां होता है वो पहले के लगभग समान गुण वाला होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये तत्व हमारा पहला है, ये हाइड्रोजन। इसके पश्चात हम यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो तत्व ये है हमारा 8वां। तो ये पहले के लगभग गुणों में समानता रखता है। जो पहला हाइड्रोजन है उसके गुणों में लगभग समानता इसकी होती है, फ्लोरीन की। अब नंबर 2 पर हमारा आता है लिथियम। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं लिथियम से और हम गिनते हैं नंबर 8 तक, तो यहाँ से नंबर 8 जो पहुंचेगा वो यहाँ पहुंचेगा, देखिए यहाँ सोडियम पे। इस प्रकार सोडियम जो होगा वो लिथियम से गुणों में काफी समानता रखेगा। इसी प्रकार यदि हम आगे जाते हैं नंबर 10 पर, तो कोई तत्व आएगा जो भी आएगा, नंबर 10 वाला जो होगा वो इससे आगे जाकर के इसी प्रकार गुणों में समानता रखेगा। तो ये जो नियम था ये संगीत के सुरों के आधार पर था, यानी जिस प्रकार से संगीत के जो सुर होते हैं वो 7 के बाद रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो आ रहा है यहाँ पर सा, ये 8 नंबर पर है और पहले नंबर पर भी है, देख रहे हैं आप। इसी प्रकार 2 नंबर पर आ रहा है रे, यदि हम 2 के बाद 8 नंबर जाएंगे तो फिर से रे आएगा। तो जिस प्रकार संगीत के स्वरों में पुनरावृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से इन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता की पुनरावृत्ति होती है 8वें नंबर पर जाने के पश्चात। और ये संगीत के सुर केवल हिंदुस्तान के आधार पर नहीं थे, ये भारतीय संगीत के आधार पर नहीं था। जो पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों में संगीत होता है, ये अभी टेबल आगे आएगी, उसमें भी ये संयोग है कि संगीत के 7 ही सुर होते हैं। हालांकि वो सारे गामा नहीं होते, कुछ और होते हैं, लेकिन वहां पर भी 7 ही होते हैं। 8वां पहले के समान होता है, 9वां दूसरे के समान होता है, 10वां होता है तीसरे के समान, 11वां चौथे के समान। इस प्रकार 7 के बाद रिपीट होता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार ये नियम दिया था न्यूलैंड ने कि यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में अरेंज कर लें, तो अरेंज करने के पश्चात जो ये आते हैं तत्व, आगे कहीं से भी हम शुरू करें, हर एक 8वां तत्व पहले तत्व के लगभग समान होता है गुणों में। ये देखिए टेबल थी ये उस टाइम पर न्यूलैंड की। देखिए यहाँ लिखा हुआ ऊपर सा रे गा मा, ये भारतीय संगीत है, और इसी के लिखा हुआ ब्रैकेट में डो रे मी फा सो ला टी, ये पश्चिमी संगीत के सुर हैं। तो साथ ही वहां होते हैं संगीत में, जो पश्चिमी देश हैं साथ ही यहाँ होते हैं भारतीय संगीत में। इसलिए ये संगीत के सुरों पर आधारित था। संगीत के सुरों के समान इसमें पुनरावृत्ति होती थी 7 के पश्चात। देखिए उस टाइम की टेबल थी, देख रहे हैं आप, यहाँ 7 के बाद जो 8वां आगे आता है उसको नीचे लिख दिया गया है, और फिर इसके बाद जो 8वां आएगा वो ये इस तरीके से टेबल बनाई गई थी। हालांकि इसमें भी कई दोष थे, आप देख रहे हैं ये जो सारणी थी इसमें तत्वों के गुणों में समानता होती थी वो केवल यहाँ तक होती थी। ये देख रहे हैं आप, ये है कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये गुणों में समानता थी, कैल्शियम के आगे गुणों में समानता नहीं होती थी। एक और दोष था, इसके तुरंत बाद अक्रिय गैसों की खोज हो गई थी, और अक्रिय जो गैसें होती हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, ये सभी गैसें किसी भी तत्व से समानता नहीं रखती थी, वो निष्क्रिय थी। इसलिए भी ये नियम पूरी तरह फेल हो गया। इसके पश्चात मेंडलीफ ने उस समय तक का सबसे सैद्धांतिक एवं सटीक अपना नियम प्रस्तुत किया, जिसे हम मेंडलीफ के आवर्त नियम से जानते हैं। मेंडलीफ रूस के केमिस्ट थे जिनका नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ। उन्होंने 1869 में अपना आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। यह नियम भी लगभग न्यूलैंड के अष्टक नियम के समान ही था, लेकिन
न्यूलैंड ने कहा था कि प्रत्येक 8वां तत्व समान गुण वाला होता है। इन्होंने 8वां या 7वां या 9वां नहीं कहा, केवल ये कहा था कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद उनके जो गुण होते हैं भौतिक या रासायनिक, उनमें पुनरावृत्ति होती है, ये उनमें आवर्तता पाई जाती है। या बहुत संक्षिप्त में कहें तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मैंडलीफ ने जिस समय इस आवर्त सारणी का आविष्कार किया था या निर्माण किया था, उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग नहीं जानते थे, उस समय तक इनकी खोज नहीं हो पाई थी। इसलिए उस समय जो परमाणु की जानकारी के लिए मुख्य आधार था वो परमाणु भार ही था। इसलिए मैंडलीफ ने भी आवर्त सारणी के लिए परमाणु भार को ही मुख्य आधार माना था। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने आवर्त सारणी की रचना की थी। मैंडलीफ ने जो तत्वों को विवर्तित किया था तो उन्होंने देखा कि जो तत्व हैं वो किस प्रकार से ऑक्साइड या हाइड्राइड बनाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड या हाइड्राइडों के आधार पर ही उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया और उनको एक बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि उनमें पुनरावृत्ति होती है। इसी के आधार पर उन्होंने इस नियम की स्थापना की। जो मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। उसमें कहीं अधिक उस समय आवर्त थे जिन्हें सीरीज कहा गया और कुल 8 वर्ग या समूह थे। समूह या वर्ग होते हैं खड़े खाने ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे की ओर, जो क्षैतिज होते हैं उन्हें कहा जाता है आवर्त। जो इसमें 8 समूह थे उसमें जो पहले 7 थे 1 से 7 तक, उनके 2 भाग डिवाइड किए गए, ए और बी। और जो तीसरा था, जो 8वां था, वो 3 भागों में डिवाइड था, वो थोड़ा बड़ा वर्ग था। इस प्रकार मैंडलीफ की आवर्त सारणी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। उस समय तक निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, अर्थात हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनोन, ये गैसें जो है निष्क्रिय, ये उस समय तक अस्तित्व में नहीं आई थी। इसलिए इनके लिए बाद में शून्य समूह जोड़ा गया था। लेकिन मैंडलीफ की आवर्त सारणी में उस समय इन निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था। ये देखिए, ये मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी है जिसमें ये बनाए गए हैं। देखिए आप, ये आप देख रहे हैं, ये है समूह, ये 1 से लेकर के 8 तक, यहाँ तक। इनको रोमन अंकों के द्वारा दिखाया गया था। ये आपका है पहला समूह। ये मैंडलीफ ने ये माना था कि प्रत्येक समूह में समान तत्व हैं। हालांकि इसमें कुछ खामियां थी जो बताऊंगा मैं आपको आगे। मैंडलीफ ने ये माना था कि ये सभी तत्व एक समान है पहले समूह के। इसी प्रकार ये मान लीजिए 5वां समूह है तो ये माना कि 5वें समूह के सभी तत्व एक समान हैं, ये माना गया था। और ये तत्व रखे गए हैं 8वें में, उनमें समानता थी लेकिन अलग अलग, इसलिए उसको बड़ा किया गया था 4 वर्गों में। बाद में इसे 3 समूह में डिवाइड किया गया और इन जो लाइन है ये 12, इन्हें किया गया 6 में परिवर्तित। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये होते हैं आवर्त, 1 आवर्त, 2 आवर्त। इसी प्रकार अब वर्तमान में इसमें 6 आवर्त किए गए थे, मतलब जो मॉडिफाई की गई थी मैंडलीफ की। वर्तमान तो आगे पढ़ाएंगे आपको हम। इसमें एक देखिए महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पर बॉक्स खाली पड़े हुए हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ कुछ नहीं है, इन तीनों बॉक्सों में भी कुछ नहीं है। आपको शायद न दिख रहा हो, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। और इसको कलरफुल करके नए पेज में देखिए, नया पेज डाला है मैंने रंगीन। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो रंगीन बॉक्स हैं इनमें कोई भी एलिमेंट यानी तत्व नहीं रखा गया है। इनके स्थान पर केवल क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। कहीं कहीं पर परमाणु भार लिखा गया है। देखिए क्यों लिखा गया। जब मैंडलीफ तत्वों को अरेंज कर रहे थे तो बढ़ते परमाणु भार के अनुसार 39 पोटेशियम का है, 40 है कैल्शियम का और 40 के बाद उस समय था 48 टाइटेनियम का। तो उनके नियम के अनुसार तो 40 के बाद टाइटेनियम आना चाहिए था। तो ये जो एलिमेंट है टाइटेनियम, ये इसको यहाँ आना चाहिए था, इस बॉक्स में यहाँ। जब उन्होंने इस टाइटेनियम को यहाँ रखा 3rd ग्रुप में, तो हुआ ये कि उसके बाद ये जो V है वैनेडियम, ये आ गया 4थे ग्रुप में। इसी प्रकार थोड़ा खिसक कर आगे आगे थे। खिसकने से इनके जो गुण थे वो मैच नहीं कर रहे थे, बल्कि इस तरह मैच करते थे, कुछ इस तरीके से, यहाँ उसके बाद यहाँ, इस तरह मैच करते थे। जब मैंडलीफ तत्वों को एडजस्ट कर रहे थे तो इस तरह से मैच करते थे। यानी बीच बीच में एक तत्व ऐसा था जिसको
अगले वाले समूह में होना चाहिए था, लेकिन वो रखा हुआ था आगे से कुछ लेफ्ट की तरफ। ये उनके क्रम को बिगाड़ रहा था, इस तरीके से रखा हुआ था ये। तो मैंडलिफ ने देखा कि यदि हम इन तत्वों को आगे कर लेते हैं तो सभी के गुण एक समान हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये सारे उन्होंने क्या किया, फिर इस टी आई को ये जो टी आई है, ये टाइटेनियम, इसको यहाँ रखा, बजाय थर्ड के फोर्थ में रखा, और पाया कि इन सभी गुणों में समानता आ जाती है। आगे भी इसी प्रकार से सभी तत्वों में समानता आ जाती है, लेकिन समस्या पैदा होती है कि ऐसा करने से कई स्थानों पर ये बॉक्स खाली रह जाते हैं। यहाँ खाली रह गया, नीचे खाली है, यहाँ लिखा 72 खाली है, यहाँ खाली है 68 पे, और यहाँ तीनों लगातार खाली हैं, यहाँ खाली है। तो मजबूरी में मैंडलिफ को कई स्थानों पर इस प्रकार के रिक्त स्थान छोड़ने पड़े। अब यह प्रश्न उठा कि ये खाली क्यों है, तो इसके लिए मैंडलिफ ने तर्क दिया कि यहाँ कोई तत्व मौजूद है जिसकी अभी खोज नहीं हो पाई है, इसकी खोज भविष्य में हो जाएगी। और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में भी काफी हद तक मैंडलिफ ने भविष्यवाणी की थी। बताया था कि इसका परमाणु भार 40 से अधिक होगा और 48 से कम, यानी 44 के आसपास। इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ 68 कोई तत्व नहीं है, मतलब यह है कि कोई यहाँ पर तत्व है जिसका परमाणु भार लगभग 68 होना चाहिए, 65 से अधिक और 72 से कम। तो इस प्रकार मैंडलिफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी अपनी, कई स्थानों पर तत्वों को न होने के कारण उन्होंने बॉक्स को खाली छोड़ दिया। ये आवर्त सारणी है मैंडलिफ की, देखिए इसमें कई स्थानों पर खाली छोड़े गए हैं, बॉक्सों को रंगीन किया है मैंने। एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पर ये दो तत्व हैं, कोबाल्ट और निकिल। मैंने जूम किया आपको दिखाने के लिए। दोनों का ही परमाणु भार दिखा रखा है 59, वास्तव में 59 नहीं है, ये पूर्णांकित किया हुआ है राउंड फिगर में। ये लगभग समान है, दिखाऊंगा आपको भी मैं डिटेल में। ये दोनों एक साथ रखे गए हैं, निकिल और कोबाल्ट। ये देखिए, ये है पहला समूह, देख रहे हैं आप, जो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से और ये लास्ट होता है यहाँ करके गोल्ड पे, यानी ऑर्म पे। तो इसमें देखिए मैंने दो पार्ट किए हैं यहाँ समझाने के लिए आपको, आप समझ पाएंगे। पहले मैंने पार्ट कर लिया है पोटेशियम तक, उसके बाद कॉपर से अलग शुरू किया है। यानी जितने भी एलिमेंट हैं ये आप देख रहे हैं, ये सभी कहाँ पर हैं, पहले समूह में। तो ये जो रखे गए थे, मैंडलिफ ने माना था कि सभी समान है, लेकिन समानता नहीं थी। अब ये आपको आगे ध्यान रखना है। ये मैंडलिफ की आवर्त सारणी है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई है। देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि एक ही वर्ग में रखे गए थे लिथियम से लेकर के गोल्ड तक एलिमेंट, लेकिन मैंडलिफ की जो सारणी थी, थोड़ी मॉडिफाई जो है, इसमें पहले इस समूह को दो भागों में कर दिया गया, ए और बी। तो ये ए और बी इसलिए अलग किए गए कि इनके गुणों में कोई समानता नहीं है। जो ये है, इधर ये धातु क्षारीय है, ये जो होती है इधर बाएं वाली, जो ए पार्ट में फर्स्ट ए में है, और जो फर्स्ट बी में है, मैं थोड़ा जूम करता हूं, आपको बेहतर देख पाएंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में दो पार्ट किए हैं, एक पार्ट है ए, एक पार्ट है बी। देखिए ए पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट है और बी पार्ट में कौन से एलिमेंट है, हमने अलग कर दिया है। लेकिन मैंडलिफ की मूल आवर्त सारणी मैंने आपको दिखाया था, ये सभी तत्व एक ही कॉलम में, यानी एक ही समूह में थे, जो एक खामी यानी एक दोष था। अब यहाँ देखिए, वास्तव में ये दोनों लिखा रखा था 59 नहीं था। ध्यान से देखिए, कोबाल्ट का होता है 58.93, जबकि निकिल का होता है 58.71। यदि हम बढ़ते परमाणु भार को रखें तो पहले निकिल आना चाहिए, क्योंकि निकिल का परमाणु भार कोबाल्ट से कम है। लेकिन मैंडलिफ ने इसको आगे पीछे कर दिया, क्योंकि आगे पीछे करने से ही ये सही मेल खाते थे, सही क्रम बनता था। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये टीई और आई, इनके भी परमाणु जो भार है वो बढ़ते क्रम में नहीं है, घटते क्रम में रखे गए, जबकि नियम अनुसार 126 पहले आना चाहिए और 27 जो है 127 ये बाद में आना चाहिए। लेकिन मैंडलिफ ने ऐसा नहीं किया। मैंडलिफ ने अधिक परमाणु भार को रखा पहले और कम को रखा बाद में। तो ऐसा करने पर उनके जो बाकी तत्व थे वो सही तरीके से एडजस्ट हो गए, लेकिन यहाँ क्रम बिगड़ गया। ये एक दोष था। चलिए आगे देखते हैं। मैंडलिफ की जो आवर्त सारणी है उसमें कौन कौन से मुख्य दोष थे और कौन कौन से गुण थे। वैसे ये समझ चुके हैं काफी, तो आप देख करके टेबल, फिर भी हम संक्षिप्त में डालते हैं। यदि हम बात करें गुणों की, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण था नए तत्व की खोज। ये सबसे महत्वपूर्ण था।
मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कई स्थानों पर बॉक्स छोड़ दिए थे खाली और कहा था कि यहाँ पर तत्व बाद में खोजे जाएंगे, और उन तत्वों के बारे में काफी हद तक भविष्यवाणी भी की थी कि इनका परमाणु भार ये होगा, इस प्रकार के हाइड्राइड या ऑक्साइड बनाएंगे और इनमें ये विशेषताएं होंगी। तो तत्काल बाद ही अनेक तत्व जैसे गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम ये खोजे गए और आज तक भी खोज जारी है। वर्तमान में कुल 118 तत्व हमें टन तक है। तो इस से नए तत्वों की खोज के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया और काफी तत्वों की खोज हुई। दूसरा उनका महत्व था अध्ययन में उपयोगी। जितनी सारणियां बनाई गई थी उस समय तक की ये सबसे सही, सैद्धांतिक और तर्कसंगत सारणी थी। इसमें एक समूह में लगभग एक समान तत्वों को रखा गया था और इससे जो अध्ययन करने में काफी सुविधा हुई थी। तीसरा महत्व था इसका परमाणु भार को ज्ञात करने में या सही करने में, करेक्शन करने में। कई तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार उस समय जो लिखा गया था वो सही नहीं था, लेकिन बाद में जब देखा गया तो पाया कि परमाणु भार उस समय सही नहीं था, वर्तमान में ये होना चाहिए। तो कई ऐसे एलिमेंट थे जिनके परमाणु भार को बाद में करेक्शन किया गया। अब बात करते हैं आने वाली वीडियो की। जो अगली वीडियो है मैं बता चुका हूं आपके लिए, इस टॉपिक पर लेकर आऊंगा मैं, जिसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे आधुनिक या दीर्घाकार आवर्त सारणी की। चलिए बात करते हैं इसके दोषों की या सीमाओं की। दोषों की हम बात करें तो छोटे मोटे कई दोष थे, कई बार क्रम बिगाड़ा गया था इसमें, लेकिन महत्वपूर्ण दोष जो हैं उनमें नंबर 1 था हाइड्रोजन के लिए स्थान न होना। हाइड्रोजन पहले समूह में रखी गई है, लेकिन ये 7वें समूह के हाइड्रोजन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उनसे भी काफी समानता रखती है 7th ग्रुप में, इसको वहां भी रखा जा सकता था। ये एक दोष है, केवल एक ही स्थान पर रखा गया है। असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना। मैंने आपको दिखाया था जूम करके, जो पहला समूह था उसमें कई तत्व थे, कुछ क्षार भी थे, कुछ सिक्का धातुएं भी थी, जिनमें आपस में कोई समानता नहीं थी। हालांकि बाद में उसके 2 पार्ट किए गए थे, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में रखा गया क्षार धातुओं को और फर्स्ट बी में रखा गया सिक्का धातुओं को, जिससे उनके गुणों में समानता नहीं थी, इसलिए। तो ये भी एक दोष था। नंबर 3 दोष था अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार से पहले रखना। ये मैं बता चुका हूं आपके लिए। कोबाल्ट और निकेल में भी ऐसा ही था, परमाणु भार जो था वो कोबाल्ट से थोड़ा कम था, लेकिन रखा गया था वो बाद में, जबकि पहले होना चाहिए था। इसका उल्टा भी था कई बार। तो ये भी एक दोष था मैंडलीफ की आवर्त सारणी में। चौथा दोष था समस्थानिकों के लिए स्थान। तो मैंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं है। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं अलग अलग जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। छात्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।